तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो हम स्ट्राइक से स्टार्ट करते हैं अपना कि द कंसेप्ट ऑफ द स्ट्राइक, द वर्ड स्ट्राइक हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2Q ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अकॉर्डिंग टू इट, द सेसेशन ऑफ द वर्क by a body of the person employed in any industry acting in the combination the concentrated refusal or the refusal under the common understanding of any number of the persons who are or has have been so employed to continue to work or to accept the employment। इसमें क्या होता है देखो, स्ट्राइक के अंदर क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं ना वो क्या कर देते हैं, कंप्लीट तरीके से स्टॉपेज कर देते हैं, जो भी वर्क होता है उसका कंप्लीट तरीके से इसको कर देते हैं, स्टॉपेज कर देते हैं। ठीक है, फिर देन क्या होता है उसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो वर्क होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। जैसे स्ट्राइक क्या होती है, ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा स्टॉप कर देता है वर्किंग को टुगेदर एंड रिफ्यूज कर देते हैं टू वर्क करने में, फोर्स करते हैं जो अपने जो एम्प्लॉयर होता है उसको एक्सेप्ट करने में उनकी डिमांड को। जैसे डिमांड क्या होती है, जैसे हाई वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड अदर बेनिफिट्स होते हैं। तो स्ट्राइक इज अ कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ द वर्क बाय द एम्प्लॉइज टू प्रेस देयर डिमांड्स ऑन द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब देखो अब डेफिनेशन क्या बोलती है, फॉलोइंग सिम्टम्स आते हैं इसके और डेफिनेशन से निकल के, स्ट्राइक रिक्वायर एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्री रिक्वायर करती है कि एम्प्लॉइज और तरीके के एम्प्लॉयर एंड वर्कर वर्कमैन होने चाहिए उसमें। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री हैज कलेक्टिवली सीज कर देते हैं वर्क को, जो भी वर्क होता है उसको कलेक्टिवली तरीके से सीज कर देते हैं। अ ग्रुप ऑफ द वर्कमैन हैव रिफ्यूज टू कंटिन्यू द वर्क और टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू करने से, एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं। द इंटेंशन ऑफ द रिफ्यूज टू वर्क और टू सीज द वर्क क्या होती है उनकी, कि इन्फोर्स करते हैं अपनी डिमांड्स को फ्रॉम द, के जो भी हमारे डिमांड्स है ना उनको इन्फोर्स किया जाए एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्राइक सिंपली। देन उसके टाइप्स आते हैं कि लीगल स्ट्राइक क्या होती है, स्ट्राइक दैट कंप्लाइज विद द कंडीशंस लेट आउट इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो कंडीशंस बता रखी है उनको जो फुलफिल करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, वो लीगल स्ट्राइक कहलाता है। जैसे कंडीशंस में क्या होता है कि प्रॉपर नोटिस होना चाहिए स्ट्राइक का, 14 days प्रायर नोटिस टू द पब्लिक फॉर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, हमारा एक प्रायर नोटिस होना चाहिए। नो स्ट्राइक ड्यूरिंग द पेंडेंसी द कंसिलेशन आर्बिट्रेशन एजुकेशन प्रोसीडिंग। जब ये प्रोसीडिंग्स चलती है उस दौरान क्या होनी चाहिए, कोई भी स्ट्राइक कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी उसमें। अडहरेंस टू एनी स्टैंडिंग ऑर्डर एग्रीमेंट, कोई भी अगर ऑर्डर है, कोई एग्रीमेंट है तो उसके अपोज जाके हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। ठीक है, देन हमारा इलीगल स्ट्राइक आती है। इसमें क्या आता है, स्ट्राइक दैट वॉयलेट करती है प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जो भी प्रोविजंस है उनका जो वॉयलेशन करती है वो हमारी इलीगल स्ट्राइक आती है। जैसे कि कॉमन रीजंस क्या होते हैं इसके, कि नॉन कंप्लायंस विद द मैंडेटरी नोटिस रिक्वायरमेंट को नहीं करते हैं, या स्ट्राइक जो होती है पेंडेंसी द कंसिलेशन, या जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसके दौरान हम स्ट्राइक कर रहे हैं, या वॉयलेशन करता है स्ट्राइक के अंदर हम वॉयलेशन कर रहे हैं, जो भी बाइंडिंग सेटलमेंट हो चुका है, जो अवार्ड फाइनल हो गया है, उसका वॉयलेशन में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरल स्ट्राइक होती है। जनरल स्ट्राइक क्या होती है कि स्ट्राइक इन्वॉल्विंग द वर्कर अक्रॉस द मल्टीपल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स होते हैं, रीजंस के अलग अलग रीजंस के हो सकते हैं, जो कि यूजुअली फॉर द ब्रॉडर पॉलिटिकल एंड सोशल डिमांड होती है उनकी, ब्रॉड लेवल पे होती है उनकी। ठीक है, rather than the स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल, कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होता है, बहुत बड़े लेवल पे जो चीजें की जाती हैं, और काफी सारे इंडस्ट्री जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज होते हैं या उनके डिफरेंट डिफरेंट रीजन की जो इंडस्ट्रीज होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ये हमारी जनरल स्ट्राइक कहलाती है। सिंपैथी स्ट्राइक में क्या होता है, स्ट्राइक बाय द वर्कर्स टू सपोर्ट द अनदर वर्कर्स, another group of the workers in their dispute with their employer. The strike may or may not be may not have a direct connection to the workers' own workplace or issues। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप होता है वर्कर्स का, वो दूसरे जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं फॉर देयर, जो भी उनकी एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसके रिगार्डिंग उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको। एंड इसमें जरूरी नहीं है कि जो सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके ही वर्क प्लेस पे जो इश्यू निकल के आ रहा हो। ठीक है, तो ये होती है हमारी सिंपैथी स्ट्राइक के तरीके से सपोर्ट करना अन्य वर्कर्स को। देन सिट डाउन स्ट्राइक में क्या होता है, वर्कर सीज टू द वर्क बट रिमेन एट द प्लेस। मतलब वो क्या बोलते हैं, जो काम है ना उसको तो बंद कर देते हैं लेकिन रिमेन इन द जो भी वर्क प्लेस है वहीं पर रहते हैं, और इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर को रोका जाए, जो भी रिप्लेसमेंट करने से वर्कमैन का, या इक्विपमेंट वगैरह को यूज करने से उसको रोका जाए। तो इसलिए होता है हमारा सिट डाउन स्ट्राइक होता है। हंगर स्ट्राइक में क्या होता है कि वर्कर्स रिफ्यूज कर देते हैं फूड टू ड्रॉ अटेंशन देयर डिमांड, फूड वगैरह को रिफ्यूज कर देते हैं जिससे कि क्या हो सके, जो एम्प्लॉयर है उसकी अटेंशन पे हो सके उन डिमांड्स के ऊपर। दिस फॉर्म ऑफ स्ट्राइक ऑफन सप्लीमेंट होती है अदर टाइप ऑफ जो इंडस्ट्रियल एक्शन होता है उनके सप्लीमेंट होती है एक तरीके से। ठीक है,
बोल रखा है कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होती है। स्ट्राइक अंडरटेक विदाउट द अप्रूवल और द कंसेंट टू द ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन और इन द वॉयलेशन ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द प्रोसीजर। अगर कोई भी स्ट्राइक जब अंडरटेक की जाती है बिना जो ट्रेड यूनियन होता है ना, जो यूनियन होती है, जो भी वर्कर्स का जो एक संगठन होता है, उसकी बिना कंसेंट या बिना उसके अप्रूवल के अगर कोई स्ट्राइक की जाती है, और अगर कोई जो भी एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, जो भी प्रोसीजर है उसके वॉयलेशन में अगर जो की जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड कैट स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है। जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है, सडन एंड अनअनाउंस्ड स्ट्राइक जो होती है। लाइटनिंग क्या होती है, जो अचानक से एकदम से बिना कोई अनाउंसमेंट हुए, कि ऐसा कोई पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था कि हम स्ट्राइक करेंगे। ऑफन यूज टू डिसरप्ट ऑपरेशंस एंड मैक्सिमाइज द प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयर। ठीक है, वही इंटेंशन तो वही है कि हमें प्रेशराइज करना है एम्प्लॉयर को, कि जिससे कि हमारे जो भी डिमांड है हम उनको फुलफिल करवा सके। पर लाइटनिंग में क्या हो रहा है, एकदम सडन तरीके से उतरी हो रही है, अनअनाउंस्ड हो रही है। ठीक है, उसमें इंटेंशन नहीं हो रही है, मतलब प्री प्लानिंग नहीं हो रही है उसको क्रिएट करने के लिए कि इस तरीके से हम स्ट्राइक करेंगे, सडन हो रही है ये। ठीक है। स्लो डाउन स्ट्राइक, slow down strike workers deliberately reduce the pace and the efficiency of their work while remaining on the job impacting the productivity। इसमें क्या होता है, जो वर्कर्स जो भी काम करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, एकदम स्लोली स्लोली एकदम स्लो हो जाते हैं वो काम को लेकर। इसमें जैसे कि जो भी प्रोडक्ट वो बनाते होंगे, जो रेगुलर बेसिस पे जितना उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट निकलता होगा, उससे उसकी लिमिट उससे कम हो जाएगी। ठीक है, इससे इफेक्ट किस पे पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे। एट द एंड जो भी एम्प्लॉयर को जो बेनिफिट होता होगा, जो उसका इनकम होगी, उसके उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का, कि जितना हम डेली बेसिस पे निकाल रहे थे प्रोडक्ट, वो क्या हो गया हमारा, स्लोली स्लोली। जैसे आज हमारा 80% निकाला हमने, फिर कल हम 60% निकाल रहे हैं, फिर 40% हो जाएगा, फिर 20% हो जाएगा। तो स्लोली स्लोली क्या करते हैं, वो वर्क को धीरे कम करते जाते हैं, उसको रिड्यूस करते जाते हैं, जो भी काम है उनका। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, वर्क टू द रूल स्ट्राइक वर्कर्स स्ट्रिक्टली अडहर टू द रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफन रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी व्हाइल रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म द टास्क बियॉन्ड देयर डिफाइंड ड्यूटीज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो वर्कर्स हैं स्ट्रिक्टली अडहर करते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके स्ट्राइक्स को लेकर, उनके कंप्लीटली उनके ऊपर स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करते हैं, ऑफन रिड्यूसिंग करते हैं प्रोडक्टिविटी को व्हाइल रिफ्यूजिंग द परफॉर्मेंस टास्क बियॉन्ड देयर डिफाइंड ड्यूटीज। जो उनकी डिफाइंड ड्यूटीज है ना, उनके उसके अलावा जो भी चीजें हैं प्रोडक्टिविटी, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसको रिफ्यूज करते हैं परफॉर्म करने से, बियॉन्ड देयर डिफाइंड जो ड्यूटीज है उनके अलावा। ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्राइक क्या होती है, स्ट्राइक एम्ड एज अचीविंग बेटर वेजेस बेनिफिट एंड अदर इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर द वर्कर। इसका एम क्या होता है इकोनॉमिक स्ट्राइक का, कि एम होता है अचीव करना बेटर जो वेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, अदर इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उनको अचीव करना। पॉलिटिकल स्ट्राइक क्या होती है, स्ट्राइक कंडक्टेड टू द प्रोटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं वर्कर्स के अगेंस्ट में आ जाती हैं, या जो भी आती हैं, उनके जो भी पॉलिसीज लेजिस्लेशन आता है, रेदर देन टू एड्रेस द एम्प्लॉयर स्पेसिफिक ग्रीवियंस। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है हमारी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्ट्राइक कहलाती है। जैसे कि वो आए थे ना, थ्री जो बिल आए थे किसानों के अगेंस्ट में, जो 3 कानून आए थे, तो जब किसानों ने क्या किया था, एक तरीके से वो स्ट्राइक ही मानी जा सकती है एक तरीके से, अगर हम उसको लेके चले। अगर वो वर्कर्स की होती, केवल और केवल वर्कर्स की होती अगेंस्ट द जो पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन के अगेंस्ट में, तो वो हमारा पॉलिटिकल स्ट्राइक के अंदर आ जाता। लेकिन ये क्या था, एक तरीके से किसानों का आंदोलन था वो तो। ठीक है, उसमें कुछ अलग ही चीजें थी। अब कॉजेस क्या होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं स्ट्राइक के, तो डिसास्ट्रिक फैक्शंस ऑफ द विद द कंपनी पॉलिसीज, बहुत मतलब पॉलिसीज जो होती है कंपनीज की, वो बहुत ही अजीब तरीके से होती हैं। ठीक है, उनको फॉलो करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वर्कर्स के लिए। सैलरी इन इंसेंटिव प्रॉब्लम्स आ जाती है, सैलरी के रिगार्डिंग, या फिर जो भी और नॉर्मल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। रॉन्गफुली डिस्चार्ज एंड डिसमिसल हो जाता है वर्कर्स का। विड्रॉ कर लेते हैं एनी प्रिविलेजेस, जो जो भी प्रिविलेजेस वर्कर्स को दी गई है, जैसे कि मान लो उनको रेजिडेंशियल दे दिया गया है, तो उसको विड्रॉ कर लेना। आर्ट्स और द वर्कर्स इन द रेस्ट इंटरवल्स, जो आर्ट्स वगैरह वर्कर्स के जो है, या फिर उनका जो रेस्ट का इंटरवल का जो भी टाइम पीरियड है, उसको रिड्यूस कर देना, बिल्कुल खत्म नहीं कर देना। ठीक है, बोनस बेनिफिट शोइंग्स एंड हॉलीडेज, जो भी बोनस या फिर जो भी हॉलीडेज में, या फिर जो फेस्टिवल के टाइम पे जो बोनस वगैरह दिया जाता है, उसमें वो ना देना। डिस्प्यूट रिलेटेड विद मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम वेजेस वगैरह होते हैं उसके रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट होता रहता है वो। तो ये हो गया हमारा स्ट्राइक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या चलेंगे, लेआउट के देखेंगे, ले लॉकआउट, सॉरी लॉकआउट देखेंगे वो क्या होता है। ठीक है, ये स्ट्राइक हो गया, इसके सारे टाइप्स हमने क्लियर कर लिए। अब देखो लॉकआउट क्या होता है। लॉकआउट में क्या बोल रखा है,
कि द कंसेप्ट ऑफ लॉकआउट क्या होता है? द वर्ड लॉकआउट हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2(1) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. अकॉर्डिंग टू इट, लॉकआउट मीन्स द क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ द वर्क और रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के द्वारा क्या किया जाता है? इसमें क्लोज किया जाता है प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, या फिर सस्पेंशन किया जाता है वर्क का। किसके द्वारा किया जाता है? एम्प्लॉयर के द्वारा। टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। ठीक है। एंड एज स्ट्राइक इज अ वेपन ऑफ द वर्कमैन। जो स्ट्राइक है वो किसका वेपन होता है? वर्कमैन का वेपन होता है, टू इन्फोर्स करने के लिए, अपनी डिमांड्स को इन्फोर्स करने के लिए। सिमिलरली जो लॉकआउट होता है ना, वो किसके हैंड किसके वेपन का होता है? इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉयर के हैंड में होता है, जिससे वो क्या करा सकते हैं? टू कोहर्ट द लेबर्स टू कम डाउन इन देयर डिमांड्स। जो भी जिन्होंने डिमांड रेज की है अपनी, उन डिमांड्स को कम करने के लिए, कि आपकी ऐसी कोई डिमांड फुलफिल ही नहीं की जाएगी, हम आपका ये काम ही खत्म कर देते हैं। तो उनको कोहर्ट्स करते हैं, उनको डराने धमकाने के लिए, और रिफ्यूज देयर डिमांड्स, उनकी डिमांडों को रिफ्यूज करने के लिए वो पूरे वर्क प्लेसमेंट को, ये जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। लॉकआउट हैज द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स। एम्प्लॉयर टेम्पररी क्लोज करते हैं प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, रिफ्यूज कर देते हैं टू कीप द लेबर इन द एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयर सस्पेंड द वर्क। The object of closing the place of the employment refuse to keep the workman, and suspension of work in the create pressures upon the workman to come down on their demand, कि वो जो भी उनकी डिमांड है उनसे क्या आ जाए, वो जो भी डिमांड है उनकी बिलो हो जाए, कि वो ऐसी कंडीशन उनकी फुलफिल ही नहीं होंगी। लॉकआउट इज कैरिड आउट इन द इंडस्ट्री डिफाइंड बाय द एक्ट। जो लॉकआउट किया जाता है ना, वो कैरिड किया जाता है आउट इन द इंडस्ट्री में किया जाता है, जो कि एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखी है, उसके द्वारा किया जाता है। द सिचुएशन ऑफ द लॉकआउट अराइज इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो सिचुएशन होती है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तरीके, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होती है किसके, जो भी लॉकआउट होता है ना, ये जब अराइज होता है इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उसी की वजह से क्या होता है, हमारा लॉकआउट की सिचुएशन आती है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है? स्ट्राइक एंड लॉकआउट सोज द फॉलोइंग डिफरेंसेस होते हैं। स्ट्राइक इज हेल्ड बाय द वर्कर्स के द्वारा किया जाता है, वेयर लॉकआउट कैरिड बाय द एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। स्ट्राइक इज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द वर्कर टू एनफोर्स देयर डिमांड्स, एंड वेयर द लॉकआउट इज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर टू कोर्स द वर्कमैन टू कम डाउन और लीव देयर डिमांड्स। कि अपनी जो डिमांड है उनको या तो यहाँ को छोड़ दो उनको पूरी तरीका से, या उनको कुछ कम कर लो, उनको रिड्यूस कर लो। ठीक है। देयर आर द सेवरल बेज टू स्ट्राइक। बहुत सारे तरीके होते हैं स्ट्राइक जाने के, लाइक जनरल स्ट्राइक, सिंपैथेटिक स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक होती है, टूल डाउन स्ट्राइक्स होती है। जिस पेन डाउन में क्या होता है? काम करना बंद देते हैं। जो भी पेन डाउन क्या होता है, जो भी काम पेन डाउन एंड टूल्स क्या होते हैं, जो भी जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं ना फैक्ट्रीज वगैरह में, जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उनको रख देते हैं। कहते हैं वही है जहाँ वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन बस उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका यूज नहीं करते हैं। ठीक है। वेयर एज देर इज नो डिफरेंट बेस ऑफ द लॉकआउट। लेकिन लॉकआउट में इस तरीके के कोई भी तरीके नहीं है, एक ही तरीके का लॉकआउट होता है। देखो लीगल स्ट्राइक किस तरीके से होती है, देखो इन अब यहाँ तक तो लॉकआउट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम बात करते हैं कि लीगल स्ट्राइक हमने जहाँ देखी थी। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीगलिटी, स्ट्राइक इज अ टू टाइप, लीगल स्ट्राइक एंड इलीगल होती है। सेक्शन 22 ऑफ द वन सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का मेंशन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लीगल स्ट्राइक। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सेक्शन 22(1) बात करता है इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू इट, एनी स्ट्राइक शेल बी लीगल हो सकती है इफ इट इज डाउन आफ्टर गिविंग अ प्रायर नोटिस ऑफ द 6 वीक, 6 हफ्ते का, या फिर और नॉट डन विद इन द 40 days विद सच नोटिस। ठीक है। तो जो प्रायर नोटिस देंगे हम 6 वीक्स का देंगे, और जिस दिन नोटिस दिया है ना उस दिन के 14 दिन के बाद ही वो चीज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं स्ट्राइक जो भी है। नोटिस नॉट डन बिफोर द डेट मेंशन इन द नोटिस, जो डेट मेंशन की गई है उससे पहले नहीं कर सकते हम स्ट्राइक। इज नॉट डन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन, के टाइम पे नहीं कर सकते हैं। द सेम कंडीशंस अप्लाइज आल्सो इन द केस ऑफ द लॉकआउट। ये कंडीशन सेम लॉकआउट के टाइम पे भी होती है, कि लॉकआउट भी इन कंडीशंस में नहीं किया जा सकता कि प्रायर नोटिस दिए बिना, और जो भी नोटिस में टाइम पीरियड दे रखा है उसके 14 दिन बाद ही करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। और जो डेट मेंशन की है उस टाइम पे करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते, या फिर जो अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसके टाइम पे नहीं करेंगे। हियर इट इज इम्पोर्टेंट दैट सेक्शन 22(1) डज नॉट प्रोहिबिट द स्ट्राइक। स्ट्राइक को प्रोहिबिट नहीं करता है, रेदर देन इम्पोज करता है सर्टेन कंडीशंस फॉर इट्स लीगलिटी, उसकी लीगलिटी के लिए, कि आप जो स्ट्राइक करोगे ये लीगल बन जाएगी अगर आप 22 के 1 के जो प्रोविजन है उनको फॉलो करोगे। ऑल्सो दीज कंडीशंस अप्लाइज एज सच ओवर द इंडस्ट्रीज रिलेटेड पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज। और जो भी इंडस्ट्रीज होती है जो पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, उनके ऊपर भी ये कंडीशंस क्या होती है? एप्लीकेबल होती हैं। अब इलीगल स्ट्राइक क्या होती है? तो इलीगल स्ट्राइक एज द फॉलोइंग रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि इलीगल स्ट्राइक्स का रिजल्ट्स क्या होते हैं?
ठीक है। जैसे कि पेनल्टी, तो सेक्शन 26 बात करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, कि प्रोवाइड कराते हैं फॉर द पेनल्टी अकॉर्डिंग टू इट अ पर्सन इन्वॉल्व इन इलीगल स्ट्राइक शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। तो इसको पनिशमेंट कितनी मिलती है? 1 मंथ की पनिशमेंट मिल सकती है, फाइन मिल सकता है कितना, अप टू 50 50 रुपीज का फाइन मिल सकता है, और बहुत दोनों चीजें मिल सकती हैं। 1 महीने का 50 रुपए का फाइन हो सकता है। सच मैटर शैल बी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मैटर होता है ये, एंड अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होती है इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ कंप्लेंट। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है ना, ये क्या करती है? कंप्लेंट को फाइल करती है। ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है? पहला तो पेनल्टी होगा, 1 महीने 50 रुपए का फाइन हो जाएगा। दूसरा बेजेस की बात करता है कि वर्कमैन पार्टिसिपेटिंग इन द इलीगल स्ट्राइक शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेजेस। तो वो किसके लिए एंटाइटल नहीं होता? बेजेस के लिए एंटाइटल्ड नहीं होता है। शैल नॉट। तो एक केस है इसके अंदर, जैसे कि इंडियन रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्कमैन शैल बी एंटाइटल्ड द बेजेस फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक ओनली व्हेन स्ट्राइक इज अ वैलिड एंड लीगल। वो बेजेस के लिए, मतलब जब स्ट्राइक चल रही है ना, तभी भी उसको बेजेस दिए जाएं, तो वो तभी एंटाइटल्ड होता है जब वो क्या होती है? स्ट्राइक वैलिड एंड लीगल होती है, एज पर द 22 सेक्शन 22(1) के अकॉर्डिंग होती है, तभी होती है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस केलेवाला, 1990 का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वेयर देयर इज अ नो वेजेस टू द वर्कमैन फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक, देयर द एम्प्लॉयर हैज अ राइट टू डिडक्ट द वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक। ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कि अगर वही है कि अगर इलीगल तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, वो कोई स्ट्राइक के टाइम पे उसको पीरियड में, स्ट्राइक के पीरियड में कोई वेजेस नहीं है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? उसके पास राइट है कि वो डिडक्ट कर देता है वेजेस को, जब पीरियड ऑफ स्ट्राइक के टाइम पर डिडक्ट कर सकता है। थर्ड बात करता है डिसमिसल के बारे में। वर्कमैन पार्टिसिपेटिंग इन लीगल स्ट्राइक कैन बी डिसमिस्ड एंड डिस्चार्ज किया जा सकता है, उसको डिसमिस और डिस्चार्ज किया जा सकता है। द वर्कमैन कैन बी रीअपॉइंटेड किया जा सकता है आफ्टर द टर्मिनेशन स्ट्राइक। जैसे टर्मिनेट हो जाती है ना स्ट्राइक, उसके बाद में उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, एंड इट शैल बी डिपेंड ऑन द फैक्ट्स दैट वेदर द स्ट्राइक वाज अ रिजल्ट ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस फॉलोड बाय द एम्प्लॉयर अदरवाइज, के जो वर्कमैन, जो भी एम्प्लॉयर है ना, क्या उसने कोई तरीके का अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को अप्लाइड किया होगा, तभी हम उसको क्या करेंगे? रीअपॉइंट करेंगे। केवल एम्प्लॉयर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई थी उसमें, जिसकी वजह से उसको डिसमिस या डिस्चार्ज किया गया था। इफ द स्ट्राइक इज प्रॉपर है, द वर्कमैन पार्टिसिपेटिंग इन इन इट कैन नॉट बी डिसमिस। अगर लेकिन स्ट्राइक जो प्रॉपर तरीके से की गई है, मतलब इलीगल स्ट्राइक है, तो उसको वर्कमैन को, जो भी पार्टिसिपेटिंग कर रहा था, उसको क्या नहीं किया जाएगा? डिसमिस नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा लॉकआउट एंड स्ट्राइक का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है। इसके बाद हमारे दो टॉपिक और बचते हैं, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। देखो ले ऑफ क्या होता है? तो ले ऑफ इज अ वेल नोन नेम इन रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ऑल्सो नोन एज अ रिटर्निंग विदाउट वर्क एंड कीपिंग विदाउट वर्क। ठीक है। इसमें ले ऑफ में क्या होता है? द वर्ड ले ऑफ हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 के ट्रिपल के ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। एम्प्लॉयर हु इज विलिंगली टू एम्प्लॉय फेल्स और रिफ्यूज और इज अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जहां पे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयर फेल हो रहा है, जो वर्कमेंट्स को क्या नहीं दे पा रहा है? एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है, फॉर द रीजंस ऑन अकाउंट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द कोल, कि उसके पास में क्या है? शॉर्टेज है कोल की, पावर नहीं है, रॉ मटेरियल्स नहीं है, एक्यूमुलेशन नहीं है स्टॉक्स का, या ब्रेकडाउन हो चुकी है मशीनरी, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, एंड एट दी अंडर कंसर्न कनेक्टेड रीजंस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है? एम्प्लॉयर क्या हो चुका है? फेल हो चुका है, रिफ्यूज कर, फेल हो चुका है टू प्रोवाइड कराने में एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए? वर्कमैन के लिए। तो क्या हो जाता है हमारा? ये ले ऑफ हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? रिटर्निंग विदाउट वर्क। कोई भी वर्कमैन जा रहा है, तो वो बिना किसी काम के लौट के आ रहा है, क्योंकि मशीनरी काम नहीं कर रही है, क्योंकि पावर नहीं है उनके पास में, रॉ मटेरियल नहीं है, जो भी स्टॉक होना चाहिए वो नहीं है। एंड कीपिंग विदाउट वर्क, कोई भी चीज है, मतलब वर्कमैन को रख रहे हैं बिना वर्क के, कोई काम ही नहीं है वहां पे। ठीक है। अब डेफिनेशन shows the following essential elements of the layoff. Employer is willing to work but is unable. एम्प्लॉयर जो है विलिंग है कि एम्प्लॉय होना चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन अनेबल है वो प्रोवाइड कराने में एम्प्लॉयमेंट फॉर द रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। वो ऐसे रीजंस हैं जो कि उसके कंट्रोल से बाहर हैं। ठीक है। सच सिचुएशंस कैन बी इमरजेंसी हो सकती है, ये सिचुएशन इमरजेंसी हो सकती है, एंड इज अ टेम्परेरी हो सकती है नेचर में। ठीक है। layoff does not seize the relationship between the employer and workman, मतलब ये उनके रिलेशनशिप को सीज नहीं कर रहा है, बल्कि जो वर्क है ना उसको सीज कर रहा है। रेदर आर सस्पेंडेड फॉर द इमरजेंसी पीरियड, कि कुछ टाइम के लिए, जितना इमरजेंसी पीरियड चल रहा है उतने टाइम के लिए उनको क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर देते हैं उनके रिलेशनशिप को या फिर वर्कर्स को। ठीक है।
देखो नेक्स्ट देखते हैं हम कंसेप्ट ऑफ रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में क्या बोल रखा है कि लाइक द स्ट्राइक, लॉकआउट, द ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट ऑल्सो हैव द इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल, मतलब जैसे स्ट्राइक, लॉकआउट एंड ले ऑफ का इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरीके से रिट्रेंचमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। द टर्म रिट्रेंचमेंट हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 200 of the Industrial Dispute Act 1947. According to it, retrenchment means the termination by the employer। टर्मिनेशन किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? एम्प्लॉयर के द्वारा, of the services of a workman for any reason whatsoever other than the measure, other than as a measure of punishment by way of disciplinary actions, but does not include voluntary retrenchment of the worker, retirement of the worker on reaching the age, and termination of the services of the workman on the grounds of the continued ill health। ठीक है, देखो इसमें बोल रखा है कि रिट्रेचमेंट जो है किसी भी रीजन से किया जा सकता है। जो रिट्रेचमेंट कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से होता है। रिट्रेचमेंट का मतलब होता है एक तरीके से रिटायरमेंट कर देना, उसका जो भी सर्विसेज है वर्कमैन की, उनका रिटायरमेंट कर देना। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन ये जो दे रखे हैं ना, ये रीजन्स नहीं होंगे। ये तो कंपलसरी है कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो रिटायर हो सकता है वो, लेकिन ये रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड। जैसे कि क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी इसमें? वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेना वर्कमैन का, या रिटायरमेंट ले लेना एज की वजह से, या टर्मिनेशन कर देना वर्कमैन का क्योंकि इल इल हेल्थ है उसकी। ठीक है, इस वजह से। अब रीजंस क्या है इसकी? एज स्टेटेड अबव, देयर शैल बी सम रीजंस फॉर द रिट्रेंचमेंट। द सर्विस ऑफ एनी एम्प्लॉइज कैन नॉट बी टर्मिनेटेड इन नेम ऑफ द रिट्रेंचमेंट विदाउट एनी रीजन। बिना किसी रीजन के किसी भी एम्प्लॉय की या वर्कर की जो सर्विसेज है उनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। जनरली द रीजंस कुड बी फॉलोइंग, इस तरीके के रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मोर देन रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड लेबरर और एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड, मतलब जितनी जरूरत होती है एम्प्लॉयर्स की या वर्कमैन्स की, उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। इसीलिए कुछ वर्कर को क्या कर दिया है, वहां से थोड़े टाइम के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है। क्लोजर ऑफ एनी पार्ट और द डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, या क्या हो चुका है कि कोई इंडस्ट्री का जो एक पार्ट है, जो भी एक मतलब जैसे इंडस्ट्री काफी सारे काम करती थी, अब उसका एक जो पार्ट है वो क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो इसीलिए जो उस तरीके के जो भी वर्कमैन थे उनको क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है। लैक ऑफ रॉ मटेरियल हो चुका है, डिफेक्ट हो गया मशीनरीज के अंदर। तो अब ये मशीनरी इस तरीके की है कि इसको ठीक होने में शायद हो सकता है बहुत काफी टाइम लग जाए। तो तब तक के लिए जो भी उस मशीनरी से रिलेटेड जो भी काम होता था, जो वर्कमैन करते थे, उनको रिटायर कर दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया थोड़े बहुत टाइम के लिए। नेचुरल कैलेमिटी आ गई जिसकी वजह से इंडस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है, तो उनको हटा दिया गया है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ वर्किंग मशीनरी, उसने खुद की अपनी सेल्फ वर्किंग मशीनरी स्टार्ट कर ली है, तो उसमें जो भी वर्कर्स है उनको हटा दिया है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, अब भाई जो एम्प्लॉयर था उसको बहुत सारा लॉस हो गया है, तो इस वजह से उसको क्या कर दिया, उसने आधे से ज्यादा वर्कर्स को उसने हटा दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं रिट्रेंचमेंट के। ठीक है। एक्सेप्शंस क्या बोलता है कि देयर आर द फ्यू एक्सेप्शंस टू द रिट्रेंचमेंट, दैट इज फॉलोइंग सिचुएशंस इन विच द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस शैल नॉट बी कंसीडर एज अ टू बी रिट्रेंचमेंट। मतलब टर्मिनेशन तो हो रहा है, लेकिन उस टर्मिनेशन को हम क्या नहीं मानेंगे, रिट्रेंचमेंट नहीं मानेंगे। जो हमने ऊपर भी देखा था कि कौन कौन चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं वर्कमैन, रिटायरमेंट हो रहा है, सुपर एनुएशन मतलब उसकी एज हो चुकी है वर्कमैन की, या टर्मिनेशन हो रहा है सर्विसेज का क्योंकि इल हेल्थ, वर्कर जो है अब उसकी हेल्थ इस तरीके की नहीं है कि वो कंटिन्यू कर पाए अपने वर्क को, तो इसीलिए उसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है, कंडीशन प्रेसिडेंट्स दे रखे हैं कि किस तरीके की होती हैं। तो सेक्शन 25 एफ बात करता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 मेंशन द कंडीशन प्रेसिडेंट टू द रिट्रेंचमेंट। कुछ कंडीशंस होती हैं रिट्रेंचमेंट की। इफ लेट डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडीशंस प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट इज फॉलोइंग, इस तरीके से है। जैसे कि रिट्रेंचमेंट कब होना चाहिए, जैसे कि नोटिस होना चाहिए। पहला बोल रखा है कि नोटिस, द वर्कमैन शुड बी गिवन आर months notice in writing indicating he his reasons for retrenchment। मतलब वर्कमैन के लिए एक नोटिस दिया जाना चाहिए जिसमें उसके रीजन हो कि आपको इसलिए रिट्रेंचमेंट हो रहा है आपका। रिट्रेंचमेंट शुड बी अफेक्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ नोटिस, जितना भी इसमें नोटिस में टाइम पीरियड लिखा होगा, जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद ही होगा। इफ नो सच नोटिस इज गिवन, द वर्कमैन मस्ट बी पेड इन लियोन ऑफ सच वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ नोटिस। अगर उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया है, तो जो वो मतलब जितना मतलब जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग जितना टाइम होना चाहिए उतने टाइम के लिए उसको वेजेस पे किए जाएंगे। ठीक है। कंपनसेशन, द सेकंड कंडीशन प्रेसिडेंट इज अ कंपनसेशन, द वर्कमैन शैल बी पेड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ द रिट्रेंचमेंट। कंपनसेशन इक्विवेलेंट होगा टू द 15 डेज
average pay for every completed year of the continuing services or any part thereof in excess to the 6th month। ठीक है, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। भाई उसमें वर्कर की तो कोई गलती नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या आई है, एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम आ रही है, उसको सारी चीजें देखनी पड़ रही है, उसको फेस करने पड़ रही है कोई भी सिचुएशन, तो उसकी वजह से वर्कमैन क्यों सफर करेगा, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। 15 डेज कंपनसेशन तो हो गई, एवरेज जो पे है उसके अलावा जो है जो भी कंटिन्यू चल रही है ना ईयर उसके हिसाब से होगा। एंड पार्ट पे कर सकते हैं इन द एक्सेस ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ तक उसको दे सकते हैं। ठीक है। नोटिस टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, द थर्ड कंडीशन प्रेसिडेंट इज टू द टेंडर नोटिस टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द लॉफुल रिट्रेंचमेंट। एक लॉफुल रिट्रेंचमेंट के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी नोटिस देंगे। रिक्वायर द नोटिस इन द प्रेसाइडिंग प्रेस्क्राइबिंग मैनर टू सर्व ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द सच अथॉरिटी एज में बी स्पेसिफाइड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी स्पेसिफाई करती है उसके लिए नोटिस सर्व किया जाएगा कि इस तरीके से लॉफुल रिट्रेंचमेंट किस तरीके से हो जाए। Thus a valid retrenchment required the performance of all the above three conditions, ये होनी चाहिए, परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। एंड द रिट्रेंचमेंट शैल बी इनवैलिड हो सकता है इफ एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस नॉट फुलफिल, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो क्या बन जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेक्शन 25F की कंडीशंस को अगर फुलफिलमेंट नहीं करते तो मेक्स द रिट्रेंचमेंट इनवैलिड एंड इन सच a situation labor court can reinstate the workman which full previous wages, जो भी पहले उसको wages मिलते थे उसी के साथ में उसको क्या कर देंगे, reinstate कर देंगे। ठीक है। For obtaining the benefit of the section 225F, the employees has to prove that he has worked for more than 240 days in the proceedings 12 months, कि वो जो पिछले जो 12 महीने हैं उनमें वो 240 दिन तक उसने काम किया है, 240 से ज्यादा काम किया है। ये किसको प्रूव करना है, वर्कमैन को प्रूव करना है, अगर उसको 25 का जो भी है एफ के अंदर अगर उसको बेनिफिट चाहिए तो। ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर दे रखा है इसमें कि 25G क्या बात करता है, सेक्शन 25G बात करता है ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 मेंशन दैट प्रोसीजर फॉर द रिट्रेंचमेंट, कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर है रिट्रेंचमेंट का। द वेल रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ऑफ द रिट्रेंचमेंट इज द फर्स्ट कम लास्ट गो। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो। दिस प्रिंसिपल ऑफ रिट्रेंचमेंट इज टू applied it provided that there is no otherwise agreement between the employer and the workman। ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, तो कुछ इसमें एप्लीकेशन दे रखे थे, एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल रिक्वायर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन। ये जो प्रिंसिपल है ना, फर्स्ट गो एंड फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो, ये जो प्रिंसिपल है इसके एप्लीकेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, इनको फुलफिल करना जरूरी है। अब वो कंडीशंस क्या दे रखी है वो हम देखते हैं। अब ये प्रिंसिपल का मतलब दिखता है एक बार, फर्स्ट कम एंड लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो। देखो इसमें क्या बोल रखा है, किसे बोल रखा है, फर्स्ट सॉरी कहाँ है, लास्ट कम फर्स्ट गो। इसमें बोल रखा है कि जो एम्प्लॉई है ना वो ज्वाइन करता है लास्ट में जिसने ज्वाइन किया था, तो हो सकता है कि उसका रेंट्रेंचमेंट जो है पहली बार हो जाए, और जो जिसने पहली बार उसने ज्वाइन किया था हो सकता है उसका जो भी रिट्रेंचमेंट है उसका लास्ट में हो। तो ये इसका प्रिंसिपल कहता है। ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। और इसमें कंडीशंस क्या क्या होती है, द कंटेंडिंग पर्सन मस्ट बी लीगली वर्कमैन होना चाहिए, जो भी पर्सन होता है वर्कमैन वो लीगली वर्कमैन होना चाहिए, बी ए सिटीजन इंडिया होना चाहिए एंड बी एम्प्लॉयड इन द प्रॉपर्ली स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहिए, बिलोंग टू द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द वर्कमैन होना चाहिए, नो एग्रीमेंट कॉन्ट्ररी टू द अवर प्रिंसिपल्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए उनके बीच में। रीएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, देखो जिस वर्कमैन को निकाल दिया गया है, रिट्रेंचमेंट हो गया है, जिसका रिटायरमेंट हो चुका है, उसका री एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, तो सेक्शन 25H बात करता है ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट व्हेन एनी वर्कमैन हैज बीन रिट्रेंच्ड बाय द रीजंस ऑफ द सरप्लस नंबर ऑफ वर्कमैन, कि बहुत सारे वर्कर्स से इसलिए उसका हो गया, देन whenever in the future there shall be an opportunity for the second employment, then the workman so restrained shall be give up priority। ठीक है, कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि रिट्रेंचमेंट इस वजह से हुआ था कि काफी सारे हो चुके हैं वर्कर्स, तो इसीलिए उसको निकाला गया था, तो जब कभी फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ेगी ना तो सेकंड एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसको जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना प्रायोरिटी दी जाएगी, वो उसको दी जाएगी जिसको निकाला गया था। दिस सेक्शन कास्ट एंड ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयर, ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है, किसके ऊपर इम्पोज करता है, एम्प्लॉयर के ऊपर, कि टू गिव द अपॉर्चुनिटी
टू द रिट्रेंच वर्कर इन सच अ केस के जो भी रिट्रेंच वर्कर है उसके लिए क्या दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। द पर्सन क्लेमिंग री एम्प्लॉयमेंट इज रिक्वायर्ड, जो भी पर्सन है जिसको री एम्प्लॉयमेंट करना है तो उसको क्या क्या कंडीशन की जरूरत होती है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, टू हैव बीन severed from the service of the retrenchment को उसको severed किया गया हो, and to be present after the notice of the re-employment by the employer, जैसे उसको employer के द्वारा re-employment का notice मिला था तो उसको क्या हो गया, वो present हो गया। ठीक है। Thus the section 2H of provide a right to the retrenchment employee for the re-employment। तो सेक्शन 25H क्या देता है, एक राइट देता है उसको कि वो दोबारा से क्या कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट में आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, सीनियोरिटी के बेसिस पे आएगा, बट आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट सच एम्प्लॉई कैन नॉट क्लेम फॉर द सेम टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज विच वाज अवेलेबल टू हिम प्रायर। लेकिन अब वो इस चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि जो मेरे को पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस मिल रही थी उसी हिसाब से मुझे अभी भी मिलनी चाहिए, नहीं, ये वो क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है। उसको वापस बुला लिया गया, यही बड़ी बात है, बाकी वो क्लेम नहीं कर सकता है कि जैसा मेरा पहली चीजें थी उसी हिसाब से मेरा काम होना चाहिए। फिर उसके बाद चलते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट है द फॉलोइंग डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ले ऑफ डज नॉट टर्मिनेट द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, के बीच में उसमें रिलेशनशिप को टर्मिनेट नहीं करते, वेयर एज रिलेशनशिप सीज हो जाता है रिट्रेंचमेंट के अंदर, उनका रिलेशनशिप सीज हो जाता है। ले ऑफ अकर ड्यू टू द सम टेम्पररी रीजंस होते हैं, जैसे लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ब्रेकडाउन मशीनरी, ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पावर सप्लाई ईटीसी, वेयर द रिट्रेंचमेंट अगर होता है ड्यू टू द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में होता है टू द नंबर ऑफ द वर्कर्स के लिए, क्लोजर होता है प्रोवाइडिंग एनी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है। कंपनसेशन इज नॉट ऑलवेज पेएबल इन ले ऑफ, लेकिन वेयर एज कंपनसेशन इज कंपलसरी होता है रिट्रेंचमेंट के अंदर, क्योंकि उसमें वर्कमैन की तो कोई गलती नहीं है ना। देन इन ले ऑफ कंपनसेशन इज अ 50% ऑफ द बेसिस वेजेस हो सकता है अगर देना हो तो, एंड डेयर जो भी डियरनेस अलाउंसेस होते हैं वो, लेकिन वेयर इट इज अ वेयर एज इट इज अ 50 डेज होते हैं एवरेज इन द रिट्रेंचमेंट। ठीक है। नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड इन द ले ऑफ, वेयर एज नोटिस रिक्वायर्ड होता है रिट्रेंचमेंट के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक हमारा क्लोजर और आता है, क्लोजर में क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है उसका क्या हो जाता है, परमानेंटली क्लोज हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है। अब देखो इसके अंदर और लॉकआउट के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि लॉकआउट इज अ टेम्परेरी क्लोजर, क्लोज डाउन होता है वर्क को इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वेयर क्लोजर जो होता है वो परमानेंटली क्लोज डाउन होता है वर्क का जो भी है। लॉकआउट इज मेड बाय द एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, इंटेंशनली किया जाता है टू द प्रेशराइज करने के लिए द एम्प्लॉयज को, आइदर टू द बैक इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर, और वेयर एज क्लोजर जनरली किया जाता है फॉर द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल, कि सिचुएशन है ना आउट ऑफ कंट्रोल चली गई एम्प्लॉयर की, इसीलिए उसने क्लोजर कर दिया है। जनरली कंपनसेशन इज नॉट पेएबल टू वर्कमैन इन द लॉकआउट, वेयर कंपनसेशन पेएबल किया था क्लोजर में, लाइक रिट्रेंचमेंट की तरह ही उसमें पेमेंट किया था, क्योंकि उसमें वर्कमैन की तो फिर यहाँ पे भी कोई दिक्कत कमी नहीं होती है ना, उनकी कोई गलती नहीं होती है यहाँ पे, क्लोजर जो एम्प्लॉयर होता है वो खुद ही फॉल्ट में होता है तो इसीलिए वो बंद कर देता है। फोर्थ बोलता है देयर इज नो एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन इन द लॉकआउट, वेयर एज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप अकर्स इन द क्लोजर के अंदर एंड हो जाता है उनका रिलेशनशिप। नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सर्व टू बी सर्व्ड इन द लॉकआउट, वेयर एज द नोटिस इज नेसेसरी होता है क्लोजर के अंदर। ठीक है। प्रीवियस सेंक्शंस ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द लॉकआउट, वेयर एज द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज नेसेसरी इन द लॉकआउट क्लोजर। ठीक है। एंड एप्लीकेशन फॉर द प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड होती है कि वो मेड की जाती है, जो भी एप्लीकेशन है वो कितने टाइम में, 90 डेज के अंदर अंदर वो किया जाएगी, मेड की जाएगी। सैंक्शन लेने की जरूरत होती है, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें जरूरत नहीं होती है। तो लॉकआउट करते हैं ना, तो इसमें कोई गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं लेते, उनकी परमिशन नहीं लेते, लेकिन क्लोजर के टाइम पे हम परमिशन लेते हैं इसमें, और जो भी एप्लीकेशन देते हैं परमिशन के लिए वो मेड होनी चाहिए बिफोर द 90 डेज से पहले पहले, 90 डेज पीरियड के अंदर होनी चाहिए। देन है फॉर द फॉलोइंग आर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर द एक्ट, ये फॉलोइंग आर द क्या होते हैं, हमारे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को भी क्या होता है, वो भी करवा सकते हैं स्ट्राइक वगैरह के अंदर। तो कौन कौन से होते हैं वो, एनी रेलवे सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर सर्विसेज ऑफ एयर हो गए, सर्विसेज ऑफ वर्किंग ऑन एनी मेजर पार्ट ऑफ डॉक्स हो गया, एनी सेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट वेयर द सेफ्टी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द वर्कमैन एम्प्लॉयड हो गया, any postal telegraph and telephone services, industries which supplies the power, light and water to the public, any system of the public
कंजर्वेंसी और सैनिटेशंस हो गई, एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिक्लेयर एज द पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है यहाँ पर। जो भी हमारे चारों पांचों टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो भी है हम फोर्थ फिफ्थ जो भी यूनिट रह गई है उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। सो गुड नाइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।